साथियों, पीपल्स करंट इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रजासत्ताक के 75 साल और भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था और समाज के लिए क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर आज हमारे साथ महनीय अतिथि अच्छे अर्थतज्ञ और बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहे विश्वास उडगी सर इस विषय पर हमारे चैनल पर आज अपना विचार रखेंगे। उम्मीद है कि आप उनके विचारों के इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विश्वास उडगी हूं। आज हम बहुत खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 2025 हम हमारे देश की प्रजासत्ताक की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। एक शानदार इतिहास रहा है भारत का, क्योंकि संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान समिति की तरफ से ये जो मसौदा एक ड्राफ्ट बनाया और देश को सौंपा, उससे ये प्रजासत्ताक बना है। प्रजासत्ताक तो बना हमारा देश 26 जनवरी 1950 को। पिछले 75 साल में इस देश के संविधान ने हमारे देश को मजबूती से आगे बढ़ाया है और इसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो उनकी समिति की तरफ से जो एक बहुत बढ़िया ऐसा संविधान बनाया है, जिसके कारण इस संविधान को उसकी तोड़ मरोड़ करने वालों को कोई एक मौका भी नहीं मिला है। हाँ, ये तो सही है कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब 1950 के बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और वो सारे अमेंडमेंट्स देश के हित में हुए हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए हुए हैं। लेकिन अब जो 75वां साल हम मना रहे हैं, अब सवाल यह है कि मौजूदा सरकार, उसकी जो मौजूदा पार्टी है सत्ता में और जो एनडीए अलायंस है, वो एनडीए अलायंस इस देश की संविधान को क्या खतरे में ले सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा मानना यह है, देश के बहुत सारे लोगों का मानना यह है, हमारा संविधान खतरे में है। पिछले लोकसभा इलेक्शन के वक्त और उसके बाद जहां भी ये हमारा असेंबली इलेक्शंस हो, हर जगह ये बात हो रही है कि इस देश की सरकार, बीजेपी की सरकार, संविधान को खतरे में ले जा रही है। और हमारे सामने 75 साल के बाद जो चुनौतियां है कि केंद्र की सत्ता किसी विरोधी पार्टी को, विपक्ष को, ना केंद्र में और ना राज्य में टिकने नहीं दे रही है। और टिकने इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो इस संविधान को बदलने के लिए उनका जो एक सोच है, वो जो सोच है, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ की सोच, जो मनुस्मृति का संविधान मानता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान न मानने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कायम करने वाले लोग, और आज की तारीख में बहुत सारे चुने हुए बीजेपी के लोग, उनके मंत्रीगण ये बात करते हैं कि यहाँ की शिक्षण व्यवस्था 1857 के पहले अच्छी थी, या फिर मनुस्मृति के जमाने का हर चीज अच्छा था, उस वक्त सब कुछ अच्छा था। 21वीं शताब्दी में अगर इस देश के जो चुने हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस तरीके की भाषा जो असंवैधानिक है, जो अवैज्ञानिक तो नहीं है, वो भारत देश को पीछे ले जाने वाली बातें करते हैं। और इसलिए चुनौती वही है कि हम इस देश की संविधान को, जिसको आज तक खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन खतरे में ले जाने वाली बातें तो पिछले 11 साल में बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। चौंकाना रहना पड़ेगा इस देश के 142 करोड़ लोगों को। यहां पर हम यहां देखेंगे कि पिछले 10-11 साल में बहुत सारी चुनौती आई है। जहां तक मैं समझता हूं, पहली चुनौती तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने नोटबंदी को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनका वो कानूनन हक है। लेकिन डिक्लेयर किसने किया? डिक्लेयर किया इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने। उनको कहां से हक आया? उनको तो एक रिपोर्टिंग किया गया और उन्होंने शायद 8 नवंबर 2016 को
दोपहर को 3 बजे शायद उन्हें मालूम पड़ा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को और उर्जित पटेल जो रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनको तो मालूम ही नहीं था कि नोटबंदी हो रही है। नोटबंदी हो गई और इस देश में एक सबसे बड़ा स्कैम हमने देखा। ये संविधान के खिलाफ था। जो अधिकार इस देश के संसद का हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो सकता है, उसको जब प्राइम मिनिस्टर इस ऐसे ढंग से पेश करते हैं, वो संविधान पर एक पहले बड़ा खतरा था। उसके बाद हमने जीएसटी के बारे में देखा। उसके बाद हर कानून जो 1950 के संविधान के बाद बना है, जिसके लिए 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ, वो भी कानूनन है, वो भी संविधान के तहत है। तो संविधान के तहत इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, संविधान के तहत इस देश का इलेक्शन कमीशन है, संविधान के तहत इस देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हर बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, जीआईसी हो या पब्लिक सेक्टर में स्टील, ऑयल, कोल, जितने सारे पब्लिक सेक्टर है, इंडस्ट्री के हो, इसमें इस देश के संविधान के तहत 1952 में जो पहली सरकार आ गई, उसके बाद लगातार हर सरकार ने देश का विकास के लिए कानून बनाए। कानून बनने के लिए संविधान में जो एक जैसे आर्टिकल 21 है, जीने का हक और फंडामेंटल राइट्स जितने भी लिखे, इसके लिए लोग लड़ते रहे। मजदूर वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, इस देश की जनता हो, अपने हक के लिए लड़ती रही और देश की सरकार को लोगों का हक देना पड़ा। आखिर प्रजासत्ताक का मतलब क्या है? प्रजासत्ताक का मतलब जनता का शासन ये होता है। जनता सरकार चुनती है और संसद बनती है। संसद सर्वोपरि सबसे बड़ी होती है, लेकिन जो 4 अंग है, एक संसद है, एक जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, हमको ये भी देखना है कि मीडिया है। अब इसमें से पिछले 11 साल में इस संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, इसमें हमले मीडिया की तरफ से हो रहे हैं, इसमें जो शासन में बैठे हैं वहां से हो रहा है, और यहां पे जुडिशरी का रोल कहीं ना कहीं शासन में बैठे हुए लोगों से, जुडिशरी में जो बैठे हुए लोग हैं वो दबे हुए हैं, और इसलिए बहुत सारे अन्याय का हमको सामना करना पड़ता है। अन्याय का सामना इस देश का दलित वर्ग कर रहा है, अन्याय का सामना इस देश का माइनॉरिटीज हो, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे जैन है, या सारे हो, इन लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और इस देश में जो हमने 70 साल में खड़ा किया है, वो पिछले 10-11 साल में हमने देखा महंगाई चरम सीमा पे है। हमने देखा कि रोजगार जो बढ़ा हुआ था वो अभी घट रहा है। करीब 2.5 से 3 करोड़ मजदूर उनकी छटनी हो चुकी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सामने चुनौती बढ़ती हुई महंगाई को कम करना, हमारे सामने चुनौती बढ़ती हुई बेरोजगार को कम करना, और रोजगार बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर में जो रोजगार बढ़ा है उसको विस्तार करना। अब हम देखते हैं कि कानून तो अपने जगह पे है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये जानते नहीं। हम अपेक्षा करते हैं विपक्ष से कि जो कानून बने, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट है, जैसे जनरल इंश्योरेंस एक्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कानून वहीं पर है, लेकिन इनका निजीकरण या फिर इसको मान लो आईडीबीआई है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है, दे आर फॉर द सेल। ये कैसे हो सकता है? संसद को पूछे बगैर एक दीपम नाम का आईएएस का एक प्लेटफॉर्म बना के, एक नीति आयोग होता है, एक दीपम होता है, कैबिनेट डिसीजन लेता है, और एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए पब्लिक सेक्टर का हर रुपया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सैंक्शन के बगैर बेचा नहीं जा सकता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? नीति आयोग पेपर बनाता है, कैबिनेट अप्रूव करता है, और बेचते कौन है? दीपम वाले। कानून अपनी जगह पे है। हमारा विपक्ष यहां पे कम हो रहा है। हमारा मजदूर वर्ग यहां पे आंदोलन तो करता है, लेकिन इस देश की जो एसेट्स है वो जब एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में बेचे जा रहे हैं, तब शायद ये मामला संविधान के आगे जाके इस देश को बेचने का कार्यक्रम मोदी सरकार कर रही है। क्या हम आम आदमी को ये बताएंगे? क्या हम आम नागरिकों को ये बताएंगे कि भाई आपका दिया हुआ वोट इलेक्शन कमीशन हाईजैक करता है, और पूरी इलेक्शन हाईजैक होती है? सो ईवीएम से बनी हुई सरकार केंद्र में है, ईवीएम से बनी हुई सरकार राज्य में है। क्या ये कानूनन वायलेशन नहीं है? क्या कर रहा है हमारा जुडिशरी और क्या कर रहा है हमारा विपक्ष? ये सारे सवाल आम जनता को ध्यान में रखना जरूरी है। आम जनता के लिए इस देश का संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। अगर कानून का पालन
इस देश की सरकार नहीं कर रही है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट उसमें निगरानी नहीं कर रहा है और देश का इलेक्शन कमीशन गलत ढंग से काम कर रहा है, तो हमारा मीडिया एक क्रिमिनल ऑपरेशन कर रहा है सरकार के लिए। इसके लिए ये मीडिया तो बहुत गलत ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि मीडिया सरकार के दबाव में है। हम आज हमारी चुनौतियों को अगर गिनना चाहते हैं तो बैंकों को सुरक्षित रखना, क्योंकि बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस को सुरक्षा रखना या पब्लिक सेक्टर को सुरक्षा रखना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। आज संसद में बैठे हुए लोग, इनको ये देखना चाहिए, कानून है लेकिन पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है, कानून है लेकिन बैंक, आईडीबीआई और म्यूचुअल फंड यूटीआई बेचा जा रहा है, कानून है लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर वहां पे महंगाई को रोकने के लिए कमजोर है, और कानून है सेबी का लेकिन अदानी पूरे मार्केट पर कब्जा कर चुका है, जहां पे सीईओ माधवी बुच एक बहुत गलत ढंग से इस मार्केट को चला रही है। ये सारे संविधान के खिलाफ है। इसके लिए आम आदमी को चाहिए कि संविधान के सारे प्रावधान समझ ले और संविधान पर जो हमला हो रहा है, जो हमला समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, वो समझाने की कोशिश करें। संविधान हर घर घर में समझाने की कोशिश हमको करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल के दिन हम हर घर में पहुंचेंगे, संविधान को समझाएंगे, लेकिन हमको संविधान पर होने वाले जो हमले हैं ये समझने के लिए हमारे विपक्ष को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों स्तंभ अब निष्पक्ष से काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आम आदमी रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए जो मेजर विपक्ष है इनके साथ उनका हाथ मजबूत करे। मैं यहीं पे रुकता हूं, क्योंकि हमारे सामने जो चैलेंजेस है वो रोजगार बढ़ाने की है, उद्योग बढ़ाने की है, महंगाई कम करने की है, महिला और पुरुष सबको समान न्याय देने की है, सबके समान हक का हमको जतन करना है, बचाव करना है। यही सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आम आदमी को इस देश की रक्षा के लिए, हमारे संविधान की रक्षा, और 75वां साल हम प्रजासत्ताक का बहुत गौरवशाली रखेंगे, और 100 साल नहीं, हजारों साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चिरायु हो, ये हम कामना करते हैं। लेकिन हमको रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। ये सरकार इस संविधान को बदलने की कोशिश करती है, इसको नाकाम करना यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।